अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, कराची में आग और खून का खेल, सैकड़ों अफराद की टारगेट किलिंग, धौंस, लालच और भत्ते की दास्तानें, गैंग वॉर्स, इलाकों पर कंट्रोल की खुली जंग, नो गो एरियाज, कानून नाफिज करने वालों की बेबसी की दास्तानें, भत्ता ना देने पर 250 लोगों को जिंदा जलाने की कार्रवाई और सियासतदानों पर जराइम पेशा अफराद की सरपरस्ती के इल्जामात। कौन किसका सरपरस्त, कौन किसका कारिंदा, कौन मोहरा, कौन प्यादा, कौन शाह और कौन शाह से ज्यादा शाह का वफादार, किसने किसको असलहा दिया, ये सब कुछ अवाम के सामने लाने का वक्त आ गया। लियारी गैंग वॉर के सरगना उजैर बलोच का काले कारनामों की लंबी फहरिस्त, बल्दिया फैक्ट्री में आग लगाने और फिर इसके मुकदमे को एक आम और मामूली मुकदमा बनाने में किसने क्या किरदार अदा किया, फिशरीज के सरबरा डॉक्टर निसार मुराई ने किसके कहने पर कितना भत्ता जमा किया, पैसे की इस बहती गंगा में किसने कितने हाथ धोए, इन सब जराइम के एहतसाब का वक्त आ गया। उजैर बलोच, निसार मुराई और बल्दिया फैक्ट्री के मुजरिमाना साहने की JIT रिपोर्ट पर मेरे 15 सवाल हैं। सवाल नंबर 1, अदालती हुक्म के बावजूद पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने उजैर बलोच की JIT रिपोर्ट पब्लिक करने में ताखीरी हरबे क्यों इस्तेमाल किए। सवाल नंबर 2, लियारी गैंग वॉर के सरगना उजैर बलोच का पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से क्या ताल्लुक था, उजैर बलोच पीपल्स पार्टी का कारकुन था या गैंगस्टर। सवाल नंबर 3, उजैर बलोच पर कत्ल, इक़दाम कत्ल और भत्ताखोरी के 60 के करीब मुकदमात हैं। इन मुकदमात की पैरवी और सजाएं दिलवाना पीपल्स पार्टी की हुकूमत की जिम्मेदारी है। उजैर बलोच के खिलाफ मुकदमात के ट्रायल की रफ्तार इस कदर सुस्त क्यों है। सवाल नंबर 4, क्या पीपल्स पार्टी की हुकूमत उजैर बलोच के मुकदमात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने में गैर संजीदा है। सवाल नंबर 5, लियारी में पीपल्स अमन कमेटी कायम करने और इस कमेटी को सियासी किरदार देने में किसने कितना किरदार अदा किया। सवाल नंबर 6, जराइम पेशा नासिर और सियासतदानों के गठजोड़ के इल्जामात इंतहाई संगीन भी हैं और संजीदा भी, इस सारे खेल की तह तक पहुंचने में कौन रुकावट है। सवाल नंबर 7, तहरीक इंसाफ उजैर बलोच की JIT पर पीपल्स पार्टी के खिलाफ सियासत कर रही है या वाकई उजैर बलोच को सजा दिलवाने में संजीदा है। सवाल नंबर 8, क्या तहरीक इंसाफ के वफाकी वजीर अली जैदी का पीपल्स पार्टी की क़यादत पर रिपोर्ट में गड़बड़ करने का इल्जाम दुरुस्त है। सवाल नंबर 9, क्या पीपल्स पार्टी ने कराची का इलाका लियारी खुद उजैर बलोच के हवाले कर रखा था या यह सब कुछ जराइम पेशा अफराद में गैंग वॉर का नतीजा था। सवाल नंबर 10, क्या यह सच है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत की तरफ से लियारी गैंग वॉर के सरगना उजैर बलोच को अमन का अवार्ड दिया गया। सवाल नंबर 11, डॉक्टर निसार मुराई पर फिशरीज कोऑपरेटिव सोसाइटी से करोड़ों रुपए भत्ता जमा करने का इल्जाम है। वो 2016 से गिरफ्तार हैं, उनके मुकदमे की रफ्तार सुस्त क्यों है। सवाल नंबर 12, बल्दिया फैक्ट्री में लगाई गई आग की वजह से 260 अफराद जान से चले गए। 13, बल्दिया फैक्ट्री में आग MQM को भत्ता ना देने पर लगाई गई, इसके बावजूद मुकदमा दर्ज करने में दहशतगर्दी के बजाय कमजोर FIR क्यों दर्ज की गई। सवाल नंबर 14, बल्दिया फैक्ट्री में आग लगाने के जिम्मेदार MQM के सेक्टर इंचार्ज हमाद सिद्दीकी को किसने बैरून मुल्क फरार करवाया। सवाल नंबर 15, बैरून मुल्क फरार होने वाले मुलजिमों को वापस लाकर ट्रायल करने की जिम्मेदारी सिंध हुकूमत की थी, फिर पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने हमाद सिद्दीकी को वापस लाने के लिए जिम्मेदारी क्यों पूरी नहीं की। नाज़रीन, तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अंदलीब अब्बास साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून से मायजा हमीद साहबा ने हमें ज्वाइन किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शैला रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं और MQM से सेनेटर मोहम्मद अतीक साहब ने आज हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले शैला साहबा से सवाल करना चाहेंगे। शैला साहबा, ये रिपोर्ट हमने भी पढ़ी, आपने भी पढ़ी, पहली बात तो बड़ी मुश्किल से रिपोर्ट बाहर आई है, लेकिन इस तरह लगता है कि पीपल्स पार्टी ने अपने आप को बिल्कुल इससे किनारा कश होने की कोशिश की है। खासतौर पे उजैर बलोच की जो रिपोर्ट है उसके अंदर पीपल्स पार्टी का और उजैर बलोच का जो लिंक है उसके बारे में तो बात ही कोई नहीं की। शैला मुझे सुन सकती हैं? शैला साहब, आप मुझे सुन सकती हैं? जी, मैं सुन सकती हूँ। जरा मुझे सवाल रिपीट कर दें प्लीज। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जी ये रिपोर्ट तो आ गई, सब कुछ बता दिया उजैर बलोच के बारे में, लेकिन उजैर बलोच का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से क्या लिंक है और पीपल्स पार्टी ने किस तरह उसको परवान चढ़ाया है, इसके ऊपर तो बात ही नहीं है इस रिपोर्ट के अंदर। कोई बात नहीं, जिसको मसला है वो चैलेंज कर दे। 4 वफाकी एजेंसीज और 2 सूबाई इसमें थी और ये बात सब जानते हैं कि 2008 में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बनी
तो लियारी में गैंगस्टर्स थे रहमान और पप्पू, उनका भी पीपल्स पार्टी ही के दौर में उनका खात्मा हुआ, रहमान का। और फिर कराची में जो लियारी है इसमें हमेशा गैंगस्टर रहे हैं, लेकिन जो 2008 में हमारी हुकूमत आई थी 10 साल के बाद आई थी। अच्छा। और हमने लियारी में ऑपरेशन शुरू किया और हमारी पूरी कोशिश रही। और फिर एक वक्त ये आया कि जब जरदारी साहब सदर थे और हमारी हुकूमत चली गई, तो जब भी ऑपरेशन हो रहा था और उस हुकूमत जाने से पहले ये बात हुई थी कि लियारी से ऑपरेशन बाहर भी निकाला जाए, क्योंकि गोलीमार से लेकर डालमिया तक जो है ये फैल चुका था। तो जब कराची में लियारी से ये बाहर आया तो चीखें निकल गई लोगों की। और नहीं शैला साहबा, एक मिनट शैला साहबा, हम आप मेरे ख्याल में डायरेक्ट 2013 के ऊपर आप चली गई। 2008 में जब उज़ैर बलोच जेल से बाहर आया है, पीपल्स अम कमेटी का उसको सरबराह बनाया गया, उसको खुली छूट दी गई। उस वक्त के वजीर दाखिला, उस वक्त जुल्फिकार मिर्जा साहब के पास ये पोर्टफोलियो था, वो बैठ के लाइसेंस जो है रेवड़ियों की तरह बांट रहे थे। वो सारा अरसा आखिर उसकी किसी ना किसी पार्टी ने जिम्मेदारी लेनी है कि नहीं लेनी? अच्छा, 2008 नहीं कहेंगे आप, क्योंकि 2008 में तो रहमान का था। अच्छा। फिर रहमान मारा गया, उसके बाद फिर बड़ी वहां पे खून की होली खेली गई, वो हमारे ही दौर में हुआ, हमारी पॉलिसी थी। फिर आपकी पॉलिसी थी? हाँ, लियारी में या सूबे में अमन करना हमारी पॉलिसी थी ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप प्लीज कंटिन्यू करें, बात करें। तो इसके बाद मुझे ये कहना है कि देखिए, तरीक़ेकार होता है हर डिपार्टमेंट का। एक डिपार्टमेंट ने अपनी पॉलिसी बनाई कि उसे लियारी में एंटर होना है, सही गलत वो उस वक्त पता चली जब वजीर दाखिला को ये महसूस किया गया कि हटाया जाए, और वजीर दाखिला को हटाया गया। अब जो लाइसेंस की बात है, बेशक उनको हटाया गया, हमारी पार्टी में नहीं है। लाइसेंस देना जो है ना, ये एक लीगल प्रोसेस है, चाहे ज्यादा दिए जाए। हाँ, अगर ऐसा असला जिसके नहीं देने चाहिए, पाबंदी है, वो दिए गए तो एक अलग बात है, लेकिन अगर लाइसेंस दिए गए तो लाइसेंस तो एक पूरा लीगल प्रोसेस है। असल बात ये है कि जो हम समझते हैं कि जब हमारी गवर्नमेंट जाए खास तौर पर, तो उसमें हम सब ये जानते हैं कि वो लियारी नो गो एरिया था। ये मैं बात कर रही हूँ 2013 की, जब उज़ैर साहब वहां पे अपने पंजे गाड़ चुके थे। हमें आप लोगों की हुकूमत होते हुए, आप लोगों की हुकूमत होते हुए, ये भी साथ साथ बताएं ना। वहां पे हमारा इंस्पेक्टर शहीद हुआ, चौधरी असलम ने वहां पे एंट्री देने की कोशिश की, इंस्पेक्टर फवाद शहीद हुआ। और एक माफिया की जंग जो है वो छोटी जंग नहीं होती। और फिर 2013 में जब हमारी गवर्नमेंट आई तो हमारे लिए ये बड़ी हैरानी की बात थी जब हमें पता चला कि हम वहाँ पे एंटर नहीं हो सकते। और जब हम वहाँ एंटर हुए तो वो वाकया बड़ी जोर जोर से लोग बताते हैं, मैं खुद उस तकरीब में थी, कि एक शख्स कुरान शरीफ लेकर एक औरत बुरके में थी उसके साथ स्टेज पे आ गया था। और फिर बाद में पता चला कि वो उज़ैर था। जिस तरह से वो एंटर हुआ था वो बड़ा एक संगीन वक्त था, हम नहीं समझ सकते थे कि हम निकलेंगे। अच्छा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे एक एमपीए ने अपने भाई, उसके भाई को शहीद किया गया। और फिर ये इंकशाफ सामने आया कि इनको करके। अच्छा शैला साहबा, वैसे मैं आपसे शैला साहबा, मेरा क्वेश्चन ये नहीं था शैला साहबा, मेरा क्वेश्चन मेरा क्वेश्चन ये नहीं था कि हिस्ट्री में क्या हुआ है। मेरा क्वेश्चन ये था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने आप को कितने आराम से सारे मामले से बरीउज़्ज़मा करने की कोशिश कर रही है कि हम इसको बनाने वाले तो थे ही नहीं, ये तो खुद ब खुद बन गया और उसके बाद हमने ऑपरेशन किया और उसके बाद इसको खत्म भी कर दिया। मैं ये समझती हूँ कि हमने इंतहाई कोशिश से वहां पे अमन बहाल किया है। अच्छा। और किसी जगह अगर कहीं पॉलिसी में उस वक्त जुल्फ़िकार मिर्जा साहब ने कहीं ये पॉलिसी रखी कि एंट्री के लिए कोई सॉफ्ट रास्ता इख्तियार किया जाए तो पार्टी के अंदर इख्तलाफ भी हुआ। अब यह है कि ये देखें, मैंने कहा कि 4 वफाकी एजेंसीज हैं, उनकी रिपोर्ट और बाकी 2, एक पुलिस की और इनकी रिपोर्ट, इनको जो है वो आप पढ़ें। उसके बाद ही जब सब मुत्तफिक हो जाएंगी ये 6 एजेंसीज, जब ही रिपोर्ट बाहर आएगी। कोई हुकूमत अपने आप को इस तरह निकाल नहीं सकती, क्योंकि जब ये शुरू हुई दिलीप साहबा, ये गुफ्तगू आपने सुनी, शैला साहबा की गुफ्तगू सुनी, ठीक है,
ठीक है, ठीक है। अंदलीप साहब, गुफ्तगू आपने सुनी, जवाब मुतमईन है, इस जवाब से मुतमईन है शहला साहब ने जो कुछ भी कहा है? देखिए मंसूर, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये एक 7 साल बाद भी लर्जा खेज वाक़या है, और जो सबसे बेईमाना बात है इसमें कि 350 मजदूर गरीब लोग जिंदा जला दिए गए। और इसकी जो रिपोर्ट है, ये एक ट्रेडिशन रहा है हमारे पूरे मुल्क में 40 साल से कि चाहे वो फैक्ट्री में 350 लोग मरे या 4 प्लेन क्रैशेस पे हज़ार लोग मरे या कोई कमीशन बैठे, ना रिपोर्ट कभी बाहर आती है। मॉडल टाउन में 100 बंदों को गोली मारी, सुप्रीम कोर्ट ने मुश्किल से रिपोर्ट निकलवाई। अभी भी ये जो रिपोर्ट है JIT की, सिंध की वेबसाइट जो है वो क्रैश कर गई है, होम मिनिस्ट्री की वेबसाइट जो है वो रेजा हो रही है, सारा सॉफ्टवेयर जो है वो पता नहीं कहाँ उसको कोरोना हो गया या उड़ के कहीं चला गया। वो रिपोर्ट अभी भी ये बाहर नहीं ला रहे। अभी के सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है कि ये रिपोर्ट वैसे आम करें। अंदलीप साहब, आई हैव गॉट ऑल द रिपोर्ट्स नाउ। ये सारी रिपोर्ट्स मेरे पास हैं। ये सारी रिपोर्ट्स, ये देखें मेरे आई हैव गॉट ऑल द रिपोर्ट्स। तीनों रिपोर्ट्स मेरे पास हैं, सारी मैंने प्रिंट आउट कर ली है, सारी मैं पढ़ भी चुका हूं। तीनों रिपोर्ट्स मैं सब पढ़ चुका हूं। मैं वो आपके पास है, मेरे पास है, लेकिन जिस हुकूमत को चाहिए था कि ये रिपोर्ट 7 साल में करे, उस हुकूमत ने ये रिपोर्ट्स नहीं की। ये पब्लिक कंजम्पशन की रिपोर्ट्स होती हैं। और इसी तरह इन्होंने इंडिविजुअल्स के जरिए एक वो जो अमन कमेटी है उसको एक टेररिज्म कमेटी बना के, जिसमें तमाम जमातें शामिल थी। आपको याद होगा 2013 में IG साहब थे, उन्होंने कहा जब सिंध हाई कोर्ट ने उनको सवाल किया था कि भाई ये अमन कमेटी क्या है, तो उन्होंने कहा जी ये अमन कमेटी ये है कि सारी पार्टियों के यहाँ आर्म्ड विंग्स हैं और इनमें बांटी हुई है टॉप पोजीशंस पुलिस की। ये आप निकाल के वो जजमेंट देख लें, उसमें बताया हुआ था कि जी ये इलाका जो है ये MQM को मिला हुआ है, ये इलाका जो है ये पीपल्स पार्टी को मिला है, ये ANP को मिला है, और यहाँ कत्ल हो, गारत हो, लोग मरे, फैक्ट्रियां बर्न हो, ये इलाका गैर है एक दूसरे के लिए। नहीं, मेरा अंदलीप साहब, आपकी बात बिल्कुल करेक्ट है, आई एग्री विद यू। मेरा सवाल यहां पर ये है, शैला साहब, वैसे व्हाई आर यू लाफिंग, आप क्यों हंस रही हैं इस बात पे? मैं इसलिए कह रही हूँ कि फैक्ट्री का वाकया एक बिल्कुल अलग वाकया है। मैं उसको भी, हाँ ठीक है, ठीक। उसमें पीपल्स पार्टी की कोई वो बात नहीं है, और वो नहीं, पीपल्स पार्टी की है। मैं बल्दिया के हवाले से पीपल्स पार्टी की भी बात मैं आता हूँ सर। मैं अभी आपको डिटेल से बताता हूँ पीपल्स पार्टी का क्या किरदार है। ये अलग सियासत है बिल्कुल। मेरी माय पॉइंट इज कि जहां पे सियासत चलती है ना, जब आपके इत्तेहादी आपके साथ बैठे होते हैं, वो टाइम जब सब कुछ उजैर बलोच कर रहा था, बल्दिया का जब वाकया आया था, उस वक्त सिंध हुकूमत के ऊपर भी जिम्मेदारी आती थी, अमन आप लोगों ने क्रिएट करना था। आज सूरत हाल ये है, ये रिपोर्ट जुल्फिकार मिर्जा के बारे में जो कुछ कहती है, अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अंदलीप साहब इसको किस तरह इस्तेमाल कर रही है, वो ये कह रही है कि आज जुल्फिकार मिर्जा साहब जो है वो मौजूदा हुकूमत के इत्तेहादी हैं, GDA की बात कर रही हैं, वो लोग बार बार GDA की तरफ इशारा करते हैं, बट कोई वो पार्टी जो हुकूमत में होती है वो ये कदम उठाने के लिए तैयार नहीं होती कि हम अपने इत्तेहादियों को एहतसाब के कटोरे में लाएंगे, इनको भी नहीं छोड़ेंगे, चाहे हमारा इत्तेहाद है इनके साथ। क्या जुल्फिकार मिर्जा की फैमिली के खिलाफ, क्या जुल्फिकार मिर्जा के खिलाफ मौजूदा हुकूमत इस रिपोर्ट के बाद कोई एक्शन ले सकती है? देखिए, एक बड़ी क्लियर बात है, आपने इसका एग्जाम्पल भी देख लिया। पहली दफा शुगर माफिया पे और जो PIA माफिया है उन पे हाथ डाला गया, नंबर 1। उसके अंदर हमारे इत्तेहादियों के नाम अगर आए हैं, हाँ। वो फौरन उन पे कहा गया कि एग्जामिन करके एक्शन लेना है, और बड़े खुल्लम तरीके से कहा गया। अगर ऑब्वियसली चाहे वो मेरा रिश्तेदार हो, चाहे किसी का भी रिश्तेदार हो, ये एक्शन होना ही होना है। मैं आपको एक बड़ी छोटी सी बात बताती हूँ। अभी ये कुछ पीछे अंदलीप साहब, उनका कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया। मैं अतीक साहब के पास जाना चाहूंगा। अतीक साहब, MQM के बड़े सीरियस किस्म के इल्जामात आए हैं इस रिपोर्ट के अंदर, और ये नहीं कहा, यहां तक कहा गया कि जनाब 90 के अंदर जो है वो भत्ताखोरी का एक पूरा सेल काम कर रहा था, जो वहां पे बैठ के निगोशिएट करता था कि आपने भत्ता किस तरह कलेक्ट करना है। क्या इस लोग जी अंदलीप साहब हमारे साथ, हमारे भी जी अंदलीप साहब प्लीज कंटिन्यू।
जी मैं यार ये अभी कह रही- चीनी की बात शुरू हो जाएगी, पहले ये कर ले। मैं सर लेटर रैप अप। जी हाँ दिलीप साहब। जी मैं सिर्फ ये कह रही थी कि हमारे लोग जब गिरफ्तार हुए तो ज्यादा अफसोस नून लीग और पीपल्स पार्टी के ऊपर वो कह रहे थे अगर आपने अपने लोग गिरफ्तार शुरू कर दिए फिर तो हमें छोड़ेंगे नहीं आप। हाँ। पहले तो हम ये कहते जहांगीर थे साहब आप की बात वाकई सुनिए। में बात रखें कि नहीं छोड़ेंगे हम, चाहे हमारी पार्टी के हैं चाहे किसी और पार्टी के हैं, इफ दे आर इन्वॉल्व। और वो चाहे एमक्यूएम से, प्रेसिडेंट एमक्यूएम से क्यों ना ताल्लुक रखते हो, आपके तहादी हो, चाहे जीडीए से भी ताल्लुक रखते हो, वी डोंट केयर। चाहे पीटीआई से ताल्लुक रखते हो चाहे रिश्तेदार हो मेरे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अतीक साहब 9-0 बत्ताखोरी का गढ़ जी था। मंसूर, लिखा बहुत था इस शुक्रिया। रिपोर्ट के अंदर। सर देखिए देखिए जहां तक आपने आज की इस रिपोर्ट का जिक्र किया, पहले तो सबसे पहले मैं यकीन कीजिए जितने कानून नाफिज करने वाले इदारे इसमें मौजूद थे सर, बिलखसूस जो अफवाज पाकिस्तान के, उनको सलाम पेश करूंगा कि उन्होंने जैसे कैसे ये रिपोर्ट बनाई। और दूसरा, हुकूमत वक्त की ये एक बड़ी बड़ी काविश है इसमें कि जिस तरह से वो इस रिपोर्ट को मंजर आम पर लेकर आए। अच्छा, अब देखना यह है कि क्या ये रिपोर्ट सिर्फ और सिर्फ चंद इल्जामात तक रहेगी, कुछ लोगों के ऊपर कुछ टैग डाउन करने के लिए रहेगी, वो चाहे आप आ जाएं या मैं आ जाऊं या कोई भी आ जाए, या इससे आगे भी कुछ बात चलेगी। देखा जो गया है, आज तक चीजों को इस्तेमाल किया जाता है अपने जाती मुफाद के लिए। मैं समझता हूं शायद इस दफा ना हो, बड़ी अच्छी बात है। मंसूर, हमें देखना यह है कि इस रिपोर्ट में बड़े वाज़े अल्फाज में बहुत से लोगों को नॉमिनेट किया गया है जी। अब अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप बड़ा वाज़े है, कानून के मुताबिक उनको चार्जशीट की जाए, उनको ट्रायल किया जाए और उनको ले जाकर कोर्ट ऑफ लॉ में पेश किया जाए ताकि उनके खिलाफ जो भी सजा बनती है उन्हें वो सजा मिले। आई होप यू विल एग्री विद मी ऑन दैट। आई एब्सोल्युटली एग्री सर। सो नाउ द पॉइंट इज, क्या हम उस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं? मैं मतलब अप्रिशिएट करूंगा द वे मिनिस्टर मोहतरम अली जैदी साहब ने बड़ी अच्छी काविश की, बड़ा ग्राफ ऊपर उनका आया। क्या वो इस काविश को कायम रखेंगे? क्या वो आगे भी उतने ही जोरों शोर से चलते रहेंगे कि या बस ठीक है जी अतीक साहब भूल जाते हैं? अतीक साहब मेरा क्वेश्चन सर को किसी और एंगल से है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करती है, अली जैदी साहब क्या करते हैं, दैट इज नॉट द क्वेश्चन राइट नाउ। लेकिन मेरा क्वेश्चन तो आपकी जमात से है। आप क्वेश्चन कीजिए, मैं जवाब दूंगा। मेरा सवाल आपकी जमात से है, क्या एमक्यूएम एक भत्ताखोरी का सेल ऑपरेट कर रहा था 9-0 के अंदर? दिस रिपोर्ट सेज वहां पे 20 करोड़ रुपए जो भत्ता मांगा गया था बल्दिया फैक्ट्री के हवाले से, वो उसके ऊपर निगोशिएशंस हो रही थी, उस पर डिबेट हो रही थी कि जनाब 20 करोड़ से कम कर दें, 20 करोड़ बहुत ज्यादा है। ये एक्टिविटीज हो रही थी 9-0 के अंदर। मंसूर भाई, इस बात पे मैं भी उतना ही लाइलम हूं जितने आप इल्म रखते हैं इस बात के बारे में, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब आती है बात, फिर मैं ये कहूंगा, देखिए क्या उस दौर में कानून नाफिज करने वाले इदारे नहीं थे? क्या उस दौर में मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं था? सर वो तो बात की बात है ना। था तो क्यों था? अतीक साहब वो बात की बात है। मेरी बात प्लीज समझिए सर, कानून नाफिज करने वाले बात, ये पहली बात है भाई। अतीक साहब मैं कहता हूं कि अतीक अगर साहब वो आज बात भी की बात कहीं है। पर कोई चीज गलत, कौन कह सकता है कि ये काम गलत है? अतीक नहीं साहब, है। नहीं, ये तो सभी कहेंगे कि ये काम गलत है। मुझे उस गलत काम को जब आप रोकेंगे तभी तो आप सही चलेंगे, या आप इंतजार करते रहेंगे कि ये काम चलता रहे। जब मेरा अपना मकसद होगा मैं खुल खुला के सामने। ये सवाल हुकूमत को, कानून नाफिज करने वाले इदारों को पता था कि नहीं पता था? मैं भी आपको, मैं शैला रजा साहिबा से पूछूंगा, जी आपको नहीं पता था 9-0 में ये सब कुछ होता है? उन्होंने आगे से मुझे जवाब देना है, जनाब एमक्यूएम के अपने सेंटर को इस बात का नहीं पता था, एमक्यूएम के अपने सेंटर को नहीं पता था कि 9-0 में ये सब कुछ हो रहा है, तो हमें क्या पता लगना था? ये ले जवाब ले लें आप। नहीं तो बिल्कुल यही बात है। देखिए कि अगर मुझे पता हो तो इट मीन मैं इन्वॉल्व हूं। ठीक है, इसीलिए आप समझते हैं आपको कुछ नहीं पता था इसके बारे में? कुछ नहीं पता था, किसी को कुछ नहीं पता। समझता नहीं हूं, ये हकीकत बात है। मैंने आपको कहा जितने आप इल्म रखते हैं इस बारे में उतना ही मैं रखता हूं। अच्छा, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। चले ठीक है। माइजा हमीद और मैं और आप एक बराबर है। ठीक है, माइजा हमीद साहब नाज़रीन हमारे साथ मौजूद। उज़ैर बलोच के हवाले से मैं एक सवाल छोड़ता हुआ जा रहा हूं, मुझे ब्रेक लेनी है। हैरानगी की बात यह है कि जहां सारी सियासी जमातों की बात हो रही थी, मुस्लिम लीग नून का एक वफ्द भी गया था उज़ैर बलोच से मिलने के लिए। इसकी तफसीलात बताता हूं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।
नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक से पहले बात हो रही थी भत्ताखोरी के हवाले से, टारगेट किलिंग के हवाले से और क्या कुछ होता रहा है। बल्दिया फैक्ट्री के हवाले से भी 3 जीआईटी रिपोर्ट सामने आई हैं। निसार मुराई की भी जीआईटी रिपोर्ट सामने आ गई और क्या कुछ उसमें इंकशाफात हैं, किस किस सियासी जमात ने क्या क्या अपना किरदार अदा किया, कुछ चीजें लिखी हुई हैं और कुछ आपको समझने की जरूरत है। लगता इस तरह है कि सारे मामले में मुस्लिम लीग नून का कोई किरदार नहीं है, लेकिन हम आपको रिसर्च करके कुछ चीजें आपके सामने पेश करना चाहते हैं कि मुस्लिम लीग नून भी उज़ैर बलोच से मिल चुकी है। जरा ये फुटेज देखिएगा जो माजी से हमने निकाली है। ये नाज़रीन मुस्लिम लीग नून का वफ्द था जो उस वक्त गौस अली शाह साहब की क़यादत में उज़ैर बलोच से मिलने के लिए गया लियारी के अंदर, और उस वक्त उज़ैर बलोच को कन्विंस करने की कोशिश की गई कि वो मुस्लिम लीग नून के अंदर आ जाएं, क्योंकि उसके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उन दिनों ताल्लुकात कुछ ज्यादा अच्छे नहीं चल रहे थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने आप को उज़ैर बलोच से दूर करने की कोशिश कर रही थी। तो ये एक मौका था कि मुस्लिम लीग नून ने भी कोशिश की कि चले हम भी यहाँ पे लियारी के अंदर कोई एंट्री करने की कोशिश करते हैं। मायजा हमीद साहब हमारे साथ मौजूद है। मायजा हमीद साहब, सारी पार्टियों के ऊपर यहाँ पर इल्जाम आते हैं, सबने ही आंखें बंद करके दूसरी तरफ देखा, ये नहीं देखा कि उज़ैर बलोच किस किस्म का आदमी है। आज इस रिपोर्ट ने सब कुछ बता दिया, सब कुछ सबके सामने क्लियर है, लेकिन बरी ज़िम्मा कोई भी जमात नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंसूर, पहले तो आपके क्वेश्चन पे आने से पहले मैं एक चीज़ की मजम्मत करना चाहती हूँ कि आज एक निजी टीवी चैनल पहले तो बंद किया गया, फिर उसके 900 मुलाजमीन को निकाला गया और इस वक्त जो है उनके ऊपर पुलिस तशद्दुद कर रही है। ये जो आज़ादी राय और प्रेस फ्रीडम है उसके ऊपर बहुत बड़ा धब्बा है और ये भी एक बहुत ज़ालिमाना कार्रवाई हो रही है इस वक्त। तो इस पर मैं शदीद मजम्मत करना चाहूँगी और आपके पास गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव बैठी हुई हैं, अगर इस पर कोई एक्शन ले सकें तो वो ज़रूर लें। दूसरी बात ये है कि जो आप ये कह रहे हैं कि PMLN का, वैसे तो मैं ये सवाल आपसे पूछूंगी कि क्या उनका कोई उस रिपोर्ट में PMLN का कोई नाम है, तो फिर तो कोई रेलेवेंस बनती है, अदरवाइज नहीं बनती। दूसरी बात यह है कि अपोजिशन पार्टीज जो हैं या गवर्नमेंट जो है वो जब हुकूमत में होती हैं पार्टीज या जो अपोजिशन में पार्टीज होती हैं वो दीगर पार्टीज को जरूर पॉलिटिकल पार्टीज को भी मिलती हैं, पॉलिटिकल मेंबर्स जो उनके मेंबर्स होते हैं उनको भी मिलती है। उस वक्त तो ये रिपोर्ट नहीं आई थी। एक मुझे बात बताइए, आई डोंट थिंक दैट उसको रेलेवेंट किया जा सकता नहीं। रेलेवेंसी, आई टेल यू द रेलेवेंसी, वो मैं क्यों कर रहा हूं। जब आप शुगर कमीशन रिपोर्ट की बात करते हैं, उस शुगर कमीशन रिपोर्ट में यहां कहीं नहीं लिखा कि इमरान खान ने जहांगीर तरीन को ये सब्सिडी दी थी, लेकिन आपकी पूरी पार्टी बार बार ये कहती है कि जी इमरान खान रिस्पॉन्सिबल है, इमरान खान की वजह से हुआ, वजीर आजम की अप्रूवल के बगैर ये सब कुछ नहीं हो सकता। मुस्लिम लीग नून का वफ्द जाके उज़ैर बलोच से मिलता है। मैं ये क्यों ना कहूं कि नवाज शरीफ साहब की इजाजत के बगैर ये वफ्द जाके नहीं मिल सकता था उज़ैर बलोच से, मुस्लिम लीग नून का वफ्द जा ही नहीं सकता था। अगर आप मुझे वहां पे कहते हैं कि इमरान खान रिस्पॉन्सिबल था, पीछे से सब कुछ कर रहा था, तो यहां पे भी मुझे मुस्लिम लीग नून के साथ जोड़ना पड़ेगा। ये सब कुछ क्यों ना जोड़ूं फिर मैं? नहीं, आप इसको इसलिए नहीं जोड़ सकते क्योंकि एक बहुत बड़ा डिफरेंस आता है। अच्छा, ये PTI की हुकूमत नहीं, PTI की हुकूमत थी। चीनी का कमीशन का जो रिपोर्ट आई उसके अंदर जो नाम थे उनके ऊपर ब्लेम जो है तो जाता है, वो तो सेकेंडरी जाता है, लेकिन साइनिंग अथॉरिटी कौन थी? प्राइम मिनिस्टर वाज हिमसेल्फ साइनिंग अथॉरिटी। कैबिनेट डिसीजंस लेते हैं प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ। तो हम ये नहीं कह सकते कि वो बरी जिम्मा हो सकते हैं इस रिपोर्ट से। चलो मैं आपसे एक और सवाल कर लूं। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। उन्होंने सिग्नेचर, लेट मी फिनिश आई हैव टेकन योर पॉइंट। सिग्नेचर किए गए और अगर फेडरल गवर्नमेंट में भी उन्होंने सिग्नेचर किए, अगर एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर को मिलती है उसके साथ मैंने मान ली आपकी बात, नहीं किया जा सकता। मैंने मान ली मायजा साहब, मैंने आपकी बात मान ली। साहिबा बार-बार कह रही हैं, लेट मी जस्ट कंप्लीट ना। अंदलीब साहिबा बार-बार कह रही हैं कि जी हम लोग अपने लोगों को, PTI के लोगों को जो है माफ नहीं करने वाले। तो आप मुझे बताएं कि वो जो कारदार साहिबा जो हैं उनको पार्टी से निकाला है, उनको माफ क्यों नहीं कर दिया गया? अच्छा चलो ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। मेरा एक सवाल सुन ले फिर मैं ताकि आगे चलूं। कम से कम आज इतना तो कह ले कि हाँ, अगर लियारी में सब कुछ हुआ, उज़ैर बलोच ने सब कुछ किया, तो पीपल्स पार्टी के ऊपर कोई जिम्मेदारी आती है कि नहीं आती, या वो भी नहीं आती चूंकि आपके साथ ऑपोजिशन में आजकल? वो देखिए, रिपोर्ट है ना, whoever is responsible वो रिपोर्ट में आ जाएगा।
हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। लियारी में ऑपरेशन कौन करा था? उसका दूध का दूध पानी का पानी होगा। अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, अकाउंटेबल ठहराया जाएगा। ये जो अभी आप साइडेड अकाउंटेबिलिटी ना हो, आई एम सॉरी शैला साहबा, ये जो थोड़ी देर पहले भी आपने कहा है कि लियारी में ऑपरेशन कौन कराता था, ये आपका बोया हुआ बीज है जो आपको बाद में काटना पड़ा। मसला ये है, इसलिए मुझे ये बार बार प्लीज मत कहिए कि जी वो चूंकि हमने ऑपरेशन किया तो हमारे ऊपर से जिम्मेदारी खत्म होगी। आपका क्रिएटेड मेस था ये सारा, आप लोगों ने परवान चढ़ाया उस शख्स को। अगर आप इल्जाम भी रख रहे हैं, मैं जब भी जवाब दूंगी। मैं नहीं समझती कि वफाक की 4 एजेंसीज जो हैं हमारी इस बात पे कि हम इसमें से अपनी चीजें हटा दें, इस पे राजी होंगी। उज़ैर बलोच का पीपल्स पार्टी से ताल्लुक था या नहीं था? स्ट्रेट फॉरवर्ड हाँ या ना बता दें। आप बता दें। उज़ैर बलोच से पहले रहमान जो है उसको भी पीपल्स पार्टी से एसोसिएट किया जाता था, उसको भी पीपल्स पार्टी के जमाने मुझे में प्लीज मारा एक गया। स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दे दीजिए, क्या उज़ैर बलोच का पीपल्स पार्टी से ताल्लुक था या नहीं था? हाँ या ना, सिंपल। आप बोल लीजिए जी नहीं था। हमारे नहीं था। पार्टी के एमएलए को शहीद किया, उसके वो भाई मैं को वो शहीद बात की किया बात है। गया। मैं आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ रहा हूं, क्या आपका पार्टी के साथ ताल्लुक था या नहीं था? हाँ या ना? था, ये नो गो एरिया था और हर आदमी मजबूर था। जैसे कराची के सारे इलाकों में कोई अपनी मर्जी से फितरा नहीं दे सकता था सिवाय एमक्यूएम के लड़कों। शैला साहबा, मैं एमक्यूएम, आपने एमक्यूएम के खिलाफ जो कुछ बोलना आपको पूरा राइट होगा। मेरे दोबारा सवाल चौथी दफा कर रहा हूं आपसे, क्या उज़ैर बलोच पीपल्स पार्टी में था या नहीं था? नहीं था। नहीं था। अब सुनिए, मैं ये नहीं सुनना चाह रहा था। मैं ये नहीं सुनना चाह रहा था आपका, मैं आपका ये नहीं सुनना चाह रहा था। नाज़रीन, उज़ैर बलोच का पीपल्स पार्टी से क्या ताल्लुक रहा है, जाहिर बात है हमारी रिसर्च टीम ढूंढती तो है फिर चीजें। देखिए उन्होंने क्या ढूंढा है, सुनिएगा जरा। उज़ैर जिंदा सलामत है, वो बाबा लाडला की तरह कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाएगा। मैं उज़ैर बलोच को आज भी अपना भाई ओन करता हूं। जी शैला साहबा, सवाल करने की जरूरत ही नहीं मुझे। और बिल्कुल सही कहना चाहती हूँ कि जो लियारी को समझता है, पाकिस्तान जब से बना वहां गैंगस्टर्स थी। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि पार्टी पीपल्स पार्टी वाहिद पार्टी है। अगर आप मुझे बताएं कि दुनिया में कहाँ नहीं होता कि माफियाज जो हैं वो अम्ब्रेला चाहती हैं, और हमने इस अम्ब्रेला को जो है फाड़ा और इनको मारा। पहले दी, जब हमने पहले अम्ब्रेला दी फिर फाड़ी, ये भी तो कहे ना, पहले अम्ब्रेला भी दी नहीं तो ऑटोमेटिकली जो लड़के होते हैं क्रिमिनल्स, वो मुख्तलिफ पार्टीज की तरफ जाते हैं। जैसे वो एनपी जो एमक्यूएम से लड़ती रहती थी और हम उनकी सुलह कराते थे, वो आजकल पीटीआई के हैं। सारी एएनपी कराची की पीटीआई की हो गई। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जो क्रिमिनल एलिमेंट्स होता है उसको एक अम्ब्रेला चाहिए होती है, और हमने इसको कराची में भी अमन लाए और लियारी में हमने पहले ऑपरेशन शुरू किया, क्योंकि ये कहा जाता था कि लियारी पीपल्स पार्टी का गढ़ है। तो जो क्रिमिनल माइंडेड भी था वो भी अपने आप को पीपल्स पार्टी का कहने लगे। अतीक साहब, इस सारी गुफ्तगू को सदन क्यों मुस्कुरा रहे हैं, ये सवाल मैं करता हूं। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले शैला रज़ा साहिबा ये फरमा रही थी कि अगर लियारी के अंदर अमन कायम हुआ है तो इसका क्रेडिट भी आखिर हमें ही जाता है। अंदलीप अब्बास साहिबा, क्या ये जवाब दुरुस्त है? ये जो कुछ भी शैला साहिबा ने फरमाया है, इस वर्डिक्ट को एक्सेप्ट कर लिया जाए? देखिए, ये तो मेरा ख्याल है इससे बड़ा ब्लेटेंट झूठ शायद ही कोई। आपने बड़ी प्लेनली पूछा हमसे कि जी क्या ताल्लुक है का कि नहीं, उसने कहा नहीं। उसके बाद आधे दर्जन उनकी अपनी कॉलीग और कायरा साहब ने बड़ा बेहतरीन प्यार डिस्टॉर्शन हो रहा है। मेरा भाई है, कह रहे मेरा भाई है, हमारा भाई हमारी फैमिली है। तो उसके बाद मुझे बताएं क्या रह जाता है, मुंह से फिर ये बात करेंगे कि इनके बाकी कॉलीग्स कह रहे हैं कि उज़ैर बलोच इनका पार्ट एंड पार्सल है। उज़ैर बलोच कह रहा है कि जी जिन्होंने असलना है, मुझे उन्होंने पैसे देने हैं, मुझे उन्हें सब कुछ देना है। कायरा साहब जैसा बंदा कह रहा है कि जी ये हमारा भाई है हमारी पार्टी का। कायरा साहब, उसके बाद मुझे बात बहस रह जाती। अतीक साहब, ये सारी सर आपने गुफ्तगू सुनी इस सारे मामले के बाद भी। अब मुझे पता है कि आप लोग अपनी पुरानी एमक्यूएम के साथ जो है वो ताल्लुक वास्ता तोड़ने की कोशिश भरपूर करते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना,
मैं कंबल को छोड़ता हूं, कंबल मुझे नहीं छोड़ता। लेकिन अभी भी मुझे यही लग रहा है कि आप आज भी जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू ले रहे हैं ना, वो यही है कि जनाब हमें कुछ नहीं पता था जो कुछ भी हो रहा है, जबकि यहां पे 20 करोड़, यहां तक के उस वाकये के बल्दिया फैक्ट्री के वाकये के बाद भी उन बेचारे जो फैक्ट्री के मालिकान से, उनसे भी भत्ता लिया गया, 5-6 करोड़ रुपए उनसे भी ले लिया गया, और तब भी उनका काम नहीं हुआ। ये सूरत हाल रही है सर। कम से कम ये तो कह दें कि हाँ वाकई ये सर भत्ता होती थी सर। नहीं मंसूर, मैंने ये नहीं कहा कि मुझे नहीं पता, मैंने ये कहा कि मैं उतना ही इल्म रखता हूं जितना आप इल्म रखते हैं। दैट्स व्हाट इट इज। बिकॉज मैं जब एक चीज में इन्वॉल्व ही नहीं हूं तो मैं कैसे उससे बाहर हो सकता हूं, आप समझिएगा। अच्छा, दूसरी चीज आपने जो कही, जी बोलिए बोलिए बोलिए। मैं सिर्फ आपकी बात को इस तरफ लेकर आ रहा हूं भाई। देखिए, पुरानी एमक्यूएम का आपने जो फरमाया, यार कब मानेंगे कि हमने उनको छोड़ दिया है? देखिए ना, ये तो आपसे भी हमारी गुजारिश है, खुदारा। अब मैंने तो नहीं, मैं अब क्या कहूं, आपने ये भी शरारत की कि मेरे नाम के साथ सिर्फ एमक्यूएम लिखा, एमक्यूएम पाकिस्तान नहीं लिखा। पाकिस्तान भाई आप हैं बहुत शरारत, मैं कहता हूं सर, प्रोड्यूसर साहब एमक्यूएम पाकिस्तान लिख दें। शरारतें आप करते रहते हैं, लेकिन कराची वाले जानते हैं कि हकायक क्या हैं, कौन किस हद तक किसके साथ इन्वॉल्व है। ये माजरत के, अब आज जो जेआईटी आई है, मैं फिर बार बार इस पर आऊंगा, इस बात पर प्लीज, कि इसमें जो हकायक हैं उनको कानूनी शक्ल देकर, और जो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, जो भी हैं, सर मेरा का भी नाम हो, अगर मेरा नाम उसमें है, मुझे भी जरूर कानून के कटहरे में लाया जाए। मेरे लिए ये तो बातें की जा रही हैं, साहब मेरे लिए तो रिपोर्ट को लहराता है, अपनी ग्राफिक को ऊपर बढ़ाने के लिए ये काम ना किया जाए। सर मेरा तो माइजा साहब, ये सारी गुफ्तगू आपने सुनी, मेरा तो एतराज इस बात से है, 2012 में वाकया होता है, 2020 में रिपोर्ट आती है, जेआईटी बनने में 2.5 साल लग जाते हैं। कहां से ढूंढे गरीब आदमी इंसाफ? बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं भाई। मैं माइजा आपके साहब साथ इसी उस पे हूं कि जब तक जिस पार्टी में जो पार्टी अभी आई है, जो कहती है कि 10 साल पहले चोर और डाकू थे और हम जो है इंसाफ लाएंगे, उन्होंने अपनी जो कमीशन की रिपोर्ट है उस पर तो किसी को इंसाफ दिया नहीं। जो आवाम की जेबों से पैसे निकले, उनका खून और पसीने के जो कमाई है वो उस रिपोर्ट में चीनी के उसमें मद में झोंक दी गई। उसके जो जहांगीर तरीन साहब है, मंसूर साहब, उनकी भी तस्वीर दिखा। माइजा साहिबा, 2013 से लेकर 2018 तक आपने क्या किया? आपकी पार्टी ने क्या किया? वो रिपोर्टें क्यों नहीं निकलवाई? आप अभी की बात करें ना, रिपोर्ट अभी आई है ना, आप बताएं जो पिछली 2 रिपोर्टें आई हैं, आटा पे, चीनी पे, ये जो हेल्थ की रिपोर्ट आई है, इस पे किसको सजा हुई है? आप ये तो बता दें, हम तो पहले नैब भुगत रहे हैं। वो तो मैं पूछूंगा दलीप साहब से, वो कहेंगी हमारे दौर में तो आई तो है, आपके तो 5 साल गुजर गए, रिपोर्टें क्यों नहीं आई पहले? वो तो क्रेडिट लेती हैं, वो तो सिर्फ देखें जी, अगर आप उनसे पूछें जी कि आज बिजली की लोड शेडिंग है, तो वो कहेंगी जी कि हमने रिपोर्ट शाया कर दी। उनसे पूछेंगे जी 900 लोग नौकरियों से हाथ धो बैठे, वो कहेंगी जी हमने रिपोर्ट शाया कर दी। अगर उनसे पूछेंगे जी आज जो है वो डॉक्टर्स पे जुल्म हो रहा है, तो वो कहेंगी जी हमने रिपोर्ट शाया कर दी। उनका तो सिर्फ काम ही है कि रिपोर्ट शाया कर दें। ये तो ये कोई उनका काम है रिपोर्ट शाया करना, और नाम है बार बार ब्रेक लेना। तो मैं एक और ब्रेक ले लेता हूँ, ब्रेक के बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाऊंगा। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले बात हो रही थी जनाब, रिपोर्टें आ जाती हैं, रिपोर्टें निकलती रहती हैं, लेकिन आगे फिर कुछ होता नहीं है। जल्दी से अपने तमाम पैनलिस्ट से अब यही मैं सवाल रखूंगा कि रिपोर्टें आ गई हैं, अब इसके बाद क्या होना है? शहनाज आज़ाद साहब, सबसे पहले आपकी बारी, आप बताइए क्या होगा सबसे पहले, क्या इन रिपोर्टों के बाद अब आगे कुछ होना है या नहीं? जी, बल्दिया टाउन के सनहे पे हमने बड़ी मेहनत की है। 3 दफा कमीशन बैठा, और सब जानते हैं कि एक पार्टी का कितना असर और रसूख था। आपने कहा कि फला साहब मुस्कुरा रहे हैं, तो उनका अपना मुंह है, वो तो जब भी नहीं बोले जब उस एक दिन में 30-30 लाशें गिरती थी और जो है कराची बंद रहता था। और मैं ये समझती हूँ कि इसमें हमारी बहुत मेहनत है, और ये जितनी रिपोर्ट्स हैं, अगर ये गलत है, तमाम लोगों को राइट है, उसको चैलेंज करें, उसके हर पैराग्राफ को पढ़ें, जिसपे चाहे चैलेंज करें। ठीक। अतीक साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? टाइम कम है, जरा आगे चलना जल्दी से। अतीक साहब, आपने रिपोर्टों की बात की है, वो सारी रिपोर्टें इकट्ठी पढ़ी जाएं और इकट्ठे ही उस पर अमल हो, जो भी हो। लेकिन कुछ होगा, उस पर होना चाहिए, कुछ होगा। देखिए, मैं समझती हूँ कि हुकूमत ने शाये की है, तो इसको उनको अमल भी करना चाहिए कि इस पे जहाँ एक्शन बनता है वहां पे ले। अतीक साहब, कुछ होगा इन रिपोर्टों के बाद? देखिए भाई, मैं उम्मीद करता हूं कि शायद अल्लाह करे जो रिपोर्टें यहाँ तक पढ़ी ही गई हैं, चले ये कह लेते हैं, बन तो जाती थी पहले रिपोर्टें, अब इस दफ़ा पढ़ी गई हैं, आगे उम्मीद की जा रही है
तो लेट्स होप, मैं तो बार बार ये कह रहा हूं कि इसके ऊपर जो कानूनी तकाजे हैं वो ज़रूर पूरे किए जाएं। और मैं स्पेसिफिक पीपल्स पार्टी की बात करूंगा तो बहन हमारी ज़रूर नाराज़ होंगी। मैं मुस्कुरा रहा था, मेरी आदत है। मैं तो नहीं होंगी, मैं नहीं होंगी, मैं हमेशा पार्टी पे रह, नहीं मुझे मंसूर ने बताया, मैं तो नहीं देख सकती। मेरा शुक्र है कि मेरी पार्टी एक ही है। अच्छा, चले भारत, मैं कोई स्पेसिफिक आपकी किसी बात पर नहीं हंस रहा था, ये तो मैं जनरली बात कर रहा हूँ कि देखिए, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि अच्छा है, अगर ऐसा ना हो कि चंद सालों बाद फिर ये बात निकाल कर दिखाई जाए कि जी एक वक्त में देखे नेशनल असेंबली ने एक साहब ने इस तरह रिपोर्ट लहराई थी और जाकर ये बयान दिया था और ये हुआ था। और अंदलीब साहिबा क्या एक्चुअली कुछ होगा चाहिए? अंदलीब साहिबा की बारी जी। अंदलीब साहिबा प्लीज जी। अंदलीब साहिबा, कुछ होगा या नहीं होगा या सिर्फ सियासत है? मंसूर, पहले कभी रिपोर्ट्स बाहर नहीं निकली, पहली दफा निकली हैं और इन पे इदारों को भिजवा दिया गया है। इदारे एक्शन लेंगे, मेरा बंदा हो, आपका बंदा हो, किसी का बंदा हो, टाइम लगे ना लगे, इस पे एक्शन होगा, हर सूरत होगा। माइजा साहिबा, अब्दुलीब साहिबा ने बड़ी अच्छी बात की, क्रेडिट भी देना चाहिए मौजूदा हुकूमत को, चाहे सूबाई हो या विफाकी हो या नहीं। अपने लोगों वाली तो वो पहले, हाँ जी, हम दे रहे हैं क्रेडिट दे रहे हैं इस चीज का कि ये इन्होंने रिपोर्ट पे साइन किए तो इन्होंने इनको अकाउंटेबल ठहराना चाहिए। बहुत शुक्रिया अंदलीब अब्बास साहबा, माइक साहबा, शैला साहबा और सेनेटर मोहम्मद अतीक साहब। नाज़रीन, कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।